मैग्नीट्यूड कितनी क्वांटिटी है यूनिट की हेल्प से, 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, 5 टन। Whenever a unit is used, always remember unit is a comparison with some standard unit, some standard quantity which is kept in the physical lab या जो गवर्नमेंट की साइंटिफिक लैब है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मीटर कहते हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं उस मीटर से जो पेरिस के अंदर लिख रखा है। एक प्लेटिनियम इरिडियम की रॉड है, प्लेटिनियम इरिडियम 2 मेटल है, उनसे मिला के रॉड बनाई गई है। उसकी उस रॉड के ऊपर 2 निशान लगे हैं। उन 2 निशानों के बीच की लेंथ जो है उसे 1 मीटर कहते हैं। वैन वी से जो हमारे घर में जो हमने कपड़ा नापने के लिए लेके आए वो मीटर है, इसका मतलब वो उस लेंथ के बराबर है। अगर हम कहेंगे वो 2 मीटर है, इसका मतलब वो उस लेंथ से 2 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम कहें कि वो 5 मीटर है, इसका मतलब वो उस लेंथ से, तो जब हम उस लेंथ से कंपेयर करते हैं तो जो हमने कंपेयर किया उसे मीटर कहेंगे, जो वो लेंथ को हमने मीटर नाम दिया है। फिर उसके सब यूनिट, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट था, उसके सब यूनिट बना देगा, उसके 100 पार्ट कर देगा। एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर का, समझ में आया ना? एक पार्ट को क्या कहा? 1 सेंटीमीटर। फिर उसके और सब यूनिट बनाए, फिर मल्टीपल यूनिट बनाए, यानी 1000 मीटर के बराबर जो लेंथ हुई उसको 1 किलोमीटर कहा। 10 मीटर के बराबर जो लेंथ हुई उसे हमने कहा, क्या कहा? डेसीमीटर, डेकामीटर सॉरी। 100 के बराबर हुई तो उसे क्या कहा? हेक्टोमीटर। 1000 लेंथ के बराबर हुई, 1000 मीटर की लेंथ के बराबर हुई तो उसे क्या कहा? किलोमीटर। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसके मल्टीपल भी होते हैं और सब मल्टीपल यानी छोटे यूनिट भी होते हैं। जब हम किलोग्राम कहते हैं तो किलोग्राम का भी एक वो बनाया गया ब्लॉक, वो बड़े थोड़ी लिखा हुआ है। वो जमाने के जो साइंटिस्ट थे और जो लोग थे उन्होंने एक प्लेटिनियम इरिडियम का ही ब्लॉक बनाया और उसके मास को कहा कि ये 1 किलोग्राम है। और उसके हजारों वो जैसे ग्रुप भर को बना के वो सारी दुनिया में भेज दिया अलग अलग मुल्कों में कि आप जो अपने किलोग्राम देंगे वो इसके मास के बराबर होना चाहिए। वो भी इत्तेफाक की बात है, वो जहाँ बना गया वो पेरिस में रखा है म्यूजियम में। हमारे यहाँ इलाहाबाद में वो है लैब, उसमें रखा हुआ है वो, जो वहाँ से भेजा गया था। जब हम कहते हैं 1 kg, ये हमारा 1 kg का मास है, तो इसका मतलब है हम उस 1 kg के बराबर मास बता रहे हैं जो एज ए स्टैंडर्ड बनाया गया और जिसका नाम 1 किलोग्राम रखा है। हम भी उसे 1 किलोग्राम इसलिए कह रहे हैं कि उसको 1 किलोग्राम नाम दिया, ऊपर से नहीं आया लिखा हुआ नाम, साइंटिस्ट ने नाम दिया। जब हम 5 kg कहते हैं इसका मतलब है ये मास उस ब्लॉक के मास से 5 टाइम्स ज्यादा है। फिर उसके भी सब यूनिट और बड़े यूनिट बनाया गया, टन बनाया गया। सब यूनिट में आपका हेक्टो किलोग्राम, डेका किलोग्राम, ग्राम, 1000 टाइम छोटा मास था उससे तो 1 ग्राम कहा गया उसे। फिर उससे भी और छोटे बनाए गए, यहाँ तक मिलीग्राम पे पहुंच गए। फिर उससे भी और छोटे बनाए गए, माइक्रोग्राम। और फिर जो जिसमें हम एटम का साइज वो मास नापते हैं वो और भी छोटे हो गए, लेंथ जिसमें नापते। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर एक साइंटिस्ट ने मान लिया, उसको एक नाम दे दिया। अब हम उस स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर कोई चीज होगी तो उसे उसी नाम से पुकारेंगे जो साइंटिस्ट ने दिया। लेंथ है तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, हम उसे मीटर कहेंगे अगर वो उसके बराबर है। अगर वो मास है तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट का जो बना रखा है उसे किलोग्राम कहते हैं। तो हम जो उसके बराबर कोई मास होगा तो हम उसे भी क्या कहेंगे? किलोग्राम को। मैं आपको बता दूंगा मास हम व्हील बैलेंस से नापते हैं, जो आम उसमें तराजू टाइप का होता है, वो दोनों पल्ले होते हैं उसके, एक ही पल्ला उसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, जो वो रद्दी वाला नाप के लेके जाता है, कांटा बोलते हैं उसे, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। वो मास जो होता है वो बीम बैलेंस से हमेशा नापा जाता है। इसी तरह टेम्परेचर का भी यही हुआ कि भाई इतने डिग्री, ये अगर वो होगी क्वांटिटी से 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। वो आप पढ़ेंगे आगे चल के कि जो साइंटिस्ट था उसने
फ्रीजिंग वाटर रूम टेम्परेचर पे उसने मरकरी के अंदर, मरकरी को जो थर्मोमीटर थी, थर्मोमीटर में मरकरी था, तो फ्रीजिंग वाटर में वो जिस पॉइंट पे आके रुक गई उसने मार्क कर दिया और उसके बाद बॉइलिंग वाटर पे करा, सी लेवल के ऊपर, सी लेवल पे जब बॉइल हुआ, वो जिस जगह वो मरकरी बॉइल होके जब वो फैला एक्सपेंड हुआ, तो जिस जगह जाके रुका उस जगह को मार्क कर दिया 100। समझ में आया? तो और उसने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस दूरी को जो थर्मोमीटर में थी बराबर के पार्ट्स में, और एक पार्ट को क्या कहा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया नहीं है? अब हम उस थर्मोमीटर से बाकी चीजों को भी टेम्परेचर नाप सकते हैं, थर्मोमीटर सेल्सियस में। केल्विन नाम का जो साइंटिस्ट था उसको थोड़ी सी साइंटिफिक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ चीज जो आगे चल के आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो उसमें ये हुआ कि साइंटिफिकली थियोरेटिकली ये देखा गया उसने कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वॉल्यूम जीरो होना चाहिए मैथमेटिकली, फिजिकली वैसे नहीं होगा वॉल्यूम जीरो, गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगी उस टेम्परेचर पे आगे, वॉल्यूम जीरो का मतलब खत्म हो गई गैस का, लिक्विड का नहीं। तो वो साइंटिस्ट ने निकाला, वो हाई क्लास में आप पढ़ोगे, तो उसने एक नया स्केल बनाया और उस स्केल पे उसने उस टेम्परेचर को जहां पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि मास वॉल्यूम जीरो होगा, हालांकि होता नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं होता, गैस उस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले गैस लिक्विड बन जाती है या सॉलिड बन जाती है, लेकिन मैथमेटिकली ग्राफ के जरिए निकाला तो उसने उस टेम्परेचर को नाम दिया 0 केल्विन, जो सेल्सियस तो ऑलरेडी मशहूर था, उसका ये स्केल अलग था। और जिस टेम्परेचर के ऊपर बर्फ जमती है सी लेवल के ऊपर, उसका नाम दिया उसने 270 डिग्री केल्विन। कितना? 270 डिग्री केल्विन। अब 0 केल्विन 270 केल्विन के बीच में जो निशान लगा है, तो वो हर निशान की लेंथ उतनी थी जितनी सेल्सियस में, इसलिए केल्विन से सेल्सियस में बदलना, ये सेल्सियस से केल्विन में बदलना हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर दो, एक्चुअली एग्जैक्टली 273 नहीं है, एग्जैक्टली 273.2 है, लेकिन हम राउंड ऑफ में करना है तो हम उसको 273 मानते हैं। और केल्विन से सेल्सियस में आना है, मैंने आपको आसान तरकीब बताई थी, अल्फाबेटिकली आगे जाना है तो ऐड कर दो, आगे जाने के लिए ऐड करना है, और पीछे आना है तो केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस कर दो। आसान तरकीब बताई थी, याद रहेगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इसी तरह जो हम एटम के मास के ऊपर आए, तो एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि मिलीग्राम भी उसके लिए ऐसा है जैसे एक चींटी के लिए पहाड़, हिमालय पहाड़। अब किसी छोटी सी चीज को आप पहाड़ जैसी चीज से नापे तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता, तो हमें क्या करें? तो एटम के लिए एटम को ही बेस बनाया, जब एटम का मास एटम से ही नापेंगे, तो सबसे छोटा एटम था उस जमाने में, तो सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम अब डिस्कवर हो चुके हैं, वन जिसको 1s1 1s2 1s3 कहते हैं, एक को प्रोटोनियम कहते हैं, दूसरे को जो जिस पर 2 मास है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका 3 है उसे ट्राइटियम बोलते हैं। तो उसका जो था हाइड्रोजन, जो बाकी जो 3 तरह के एटम है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द एटम है 99% वो सिंगल मास वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो हाइड्रोजन को बेस बनाया कि भाई हाइड्रोजन का मास 1 है, अब कोई इससे 12 टाइम ज्यादा होगा उसका मास 12 हो जाएगा, उसको उन्होंने 1, अब 1 क्या कहें? ग्राम मिलीग्राम तो कह नहीं सकते, ग्राम मिलीग्राम तो ऐसा है जैसे आप किसी चीज का मास है चींटी के बराबर और आप उसको पहाड़ के मास से नाप रहे हैं, क्योंकि मिलीग्राम भी पहाड़ के बराबर है, किलोग्राम तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो नया नाम लिया AMU, क्या फुल फॉर्म थी एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में AMU। अब उसको खाली U बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड यूनिट, तो उसको नाम दिया, आज के हिसाब से उसको नाम 1U कहा। क्यों कहा वो बताऊंगा। उससे बहुत सारे एलिमेंट के मास नाप लिए जो उस जमाने में काफी एलिमेंट जानते थे, जैसे उसमें नॉर्मल जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 तरह के एटम है,
तो जो नॉर्मल कार्बन जो 99% के करीब जो कार्ब बहुत ज्यादा पाया जाता है हर चीज में, वो उसको 12 नाम दिया है सबने। क्या दिया? 12 यू, जो 12 टाइम भारी था। सल्फर का आइटम जो था वो 32 टाइम भारी था, उसको मास को कहा 32 यू। हीलियम का आइटम जो था वो 4 टाइम भारी था हाइड्रोजन, तो उसके मास को क्या कहा गया? 4 यू। ऐसे काफी सारे एलिमेंट के मास निकाल लिए, लेकिन सारे एलिमेंट के मास नहीं निकाल सके, क्योंकि मास निकालने का एक साइंटिफिक मेथड है। उसमें वो कंपाउंड लेते हैं उस चीज का बना हुआ, उन एलिमेंट के साथ जो हम जानते हैं इनका मास हमें मालूम है, फिर उस कंपाउंड की हेल्प से वो बड़ा पैची जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वो 9th 10th में नहीं पढ़ाया जाता, वो कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ाया जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 11th को 12th में पढ़ाया जाएगा अगर साइंस लोग। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये कि साइंटिफिकली निकाला, कैसे निकाला हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, क्योंकि हमें उसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो काम नहीं कर रहा, किसी और एलिमेंट को बेस बनाए। तो और एलिमेंट में ऑक्सीजन था, उसका मास निकाल चुके थे, हाइड्रोजन की मदद से उसे 16 कहा 16 यू, तो ऑक्सीजन को बेस बना के निकाला। कुछ का ज्यादा निकल गया, थोड़ा पहले निकल चुका था, कुछ और निकल गया। क्लोरीन को बेस बनाया, उसका जो नॉर्मल एटम था जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, हालांकि उसके दो एटम में एक 25% है और एक 75% है। जो 75% वाला जो एटम था, जो 75% पाया जाता है, दो तरह के एटम थे, उसका मास को उसका मास निकाला था, ऑलरेडी निकाल चुके थे 35.5। कितना? 35 एवरेज मास जो था 35 तो दोनों एलिमेंट का एवरेज मास दोनों यूज उसका। तो उनको ये हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद एक स्टेज आई कि कार्बन के दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर कार्बन के कंपाउंड को हटा दे तो हम सब भी हट जाएंगे, सब चीजें हट जाएंगी, प्लास्टिक लकड़ी सब ये कार्बन से बनी। समझ में आया? तो आखिर में उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया नापने के लिए, वो कार्बन के एटम को बनाया कि भाई इसके एटम से बाकी एटमों का मास निकालेगा। अब उसके एटम का मास कितना होना चाहिए? वैल्यू देनी है ना, तो वो ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे, तो उसको वैल्यू दी जिस एटम की मदद से हम मास निकालते थे 12। कितनी? हालांकि उसकी दो एटम और भी, एक का मास 13 और एक का 14 है। अब वो स्टैंडर्ड सारी दुनिया में लागू है आज के जमाने में। कल हो सकता है किसी और को स्टैंडर्ड बना दे, तो हम भी उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये साइंटिफिक रूल्स जो है, जो उस जमाने के प्रिवेलिंग रूल है, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर अपना रूल बनाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस रूल को बेस बना के और भी डिसीजन किए गए और बहुत सारे रूल बनाए गए। अब आपने अपना रूल बना दिया तो वो सारे रूल जो उसके आगे हजारों बनेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो हमें तो उसी हिसाब से चलना है ना जो स्टैंडर्ड चल रहा है, ताकि बाकी रूल भी मैच करें। अब तुम ये पूछोगे कि सर इसको 12 क्यों कहा? इसको इसलिए 12 कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल एटम के बाद डिस्कवर हुआ था वो था प्रोटॉन। क्या था वो? एक प्रोटॉन का मास जो था, जो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन ही होती है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मुकाबले तकरीबन 200 टाइम्स कम है, 2000 टाइम्स से भी ज्यादा कम है। तो जब प्रोटॉन बहुत हल्का है तो जो 2000 गुना कम होगा, 2000 टाइम्स कम होगा, वो तो और भी छोटा हो गया, वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटॉन के मास को वैल्यू दी गई 1 यू, क्योंकि एक प्रोटॉन का मतलब है 1 यू, और जितने भी प्रोटॉन होते हैं सब बराबर के होते हैं मास के हिसाब से। बाद में भी न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ जिसके मास में प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास में नेग्लिजिबल फर्क है, बहुत फर्क है, लेकिन नेग्लिजिबल। तो न्यूट्रॉन के मास को भी 1 यू कहा कि भाई ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके मास को 1 यू कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 22,000 टाइम और कम हो जाता, उसको 1 लेके तो प्रोटॉन का मास 2000 हो जाता अप्रोक्सीमेट। क्या अगर 2 प्रोटॉन में तो 4000 हो जाता। तो स्टैंडर्ड किसको माना? प्रोटॉन के मास को। क्यों दिया? अब जो आपका C12 कार्बन था, 12 ऊपर लिख लो, मास को मास नंबर कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए गए।
ये साइंटिफिकली निकाल लिए गए। और जो C13 था उसमें 6 प्रोटॉन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोटॉन के नंबर के ऊपर एलिमेंट का नाम बनता है। तो अगर ये कार्बन है तो प्रोटॉन तो सही 6 ही लेंगे। इसकी हमने डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी हमने कि एलिमेंट को क्या कहा था हमने, एलिमेंट इज क्या नाम है, which whole whose atomic number is same, all atoms जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तो वो सेम एलिमेंट के वो कहलाएंगे एटम। तो C13 में 6 प्रोटॉन तभी उसे कार्बन कहेंगे और 7 न्यूट्रॉन थे। और C14 में ये जो जितने मास जिससे मास निकालते हैं ऊपर लिखा जाता है या डैश डाल के आगे, उसमें 6 प्रोटॉन थे और कितने न्यूट्रॉन थे, 8। ये जो C14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से कितना पुराना है वो ऑब्जेक्ट निकाला जाता है। इसे कार्बन डेटिंग बोलते हैं। डेट कहते हैं पता लगाना, कि डेटिंग बोलते हैं किसी चीज का एज का पता लगाना, कितने हजार साल पुरानी। समझ में आया ना? तो ये बहुत ही कम होता है, ये उससे भी कम होता है। जो मैक्सिमम कार्बन पाया जाता है वो C12 होता है। तो C12 की मदद से ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट के मास निकाले हैं। और उसकी वैल्यू क्या दी, C12 को क्या एटॉमिक वैल्यू दी, 12 दी। क्यों दी, समझ में आ गई? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन थे और तो एक प्रोटॉन का मास 1 होता है, तो 6 का 6 हो जाएगा और 6 न्यूट्रॉन का भी 6 हो जाएगा। टोटल क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम सारे एलिमेंट का मास निकालते हैं, मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक पार्ट, जितने भी सब एटॉमिक एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल उनका मास हम C12 से निकालते हैं। ये नहीं है इसके मॉलिक्यूल के लिए कुछ और लेंगे, आयन के लिए कुछ और लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप किलोग्राम को मास बेस यूनिट मानते हैं, SI यूनिट, तो अगर आपकी चीनी जो है वो आप चीनी के बोरे मंगा रहे हो, वो एक उसके बराबर है, क्या नाम है, उसमें ट्रक के अंदर जो सारा सामान आ रहा है, तो उसको आप किसी और यूनिट नहीं नापेंगे, उसको भी किलोग्राम में बताएंगे। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो पत्थर है, पहाड़ से उतरा है, कितने बड़ा पत्थर हो भाई, उसको आप आम आदमी को समझाएंगे तो क्या बताएंगे आप, किलोग्राम। आप उसके लिए कोई दूसरा यूनिट नहीं बनाएंगे, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। आप टन यूज कर सकते हैं, कोई नहीं, टन जो है वो किलोग्राम का ही मल्टीपल है। बेसिकली जो बेस है वो क्या है, किलोग्राम। तो एटम और मॉलिक्यूल और आयन और फॉर्मूला यूनिट का मान, ये सारे के सारे जो है, इनका जो बेस था जिससे नापा जा रहा था वो C12 कार्बन का। सबको इसी से नापेंगे, क्या एटम को नापे मास या मॉलिक्यूल का नापे। तो एक जैसे पार्टिकल सबका यूनिट एक ही होगा ना, फिर तो बहुत सारे यूनिट बन जाएंगे, फिर सब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने एटम की एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी थी कि मास ऑफ द एटम, एटॉमिक मास ऑफ द एटम इज द मास एक्सप्रेस इन मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट्स। ये आसान डेफिनेशन है, एक्सप्रेस इन मास ऑफ द एटम। आप ग्राम में लिखेंगे तो भी वो मास ऑफ द एटम ही किया जाएगा। फर्क ये होगा कि वो जो नंबर आएगा वो इतना छोटा होगा कि अगर उसको मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो वो जैसे बनेगा, जैसे मिसाल होगा 1.43 इंटू 10⁻⁻22 या -23। ग्राम में वो ऐसा इतना ऐसा बनेगा, इतना छोटा हो जाएगा। अब तुम इसको अगर होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 20 जीरो के बाद फिर नंबर आएगा, 20 जीरो के बाद 0.0000। वो कैसे याद होगा? तो एटम का मास है तो उसको हम एलिमेंट का मास नहीं कहेंगे, मास ऑफ द एटम तो कहलाएगा वो। लेकिन एटॉमिक मास के लिए रूल बना दिया कि एटॉमिक मास जब ही कहेंगे जब हम कार्बन यूनिट से नापेंगे। हालांकि एटॉमिक मास ये एटम का मास है, अगर कार्बन यूनिट में नाप रहे हैं, और अगर हम ग्राम में या मिलीग्राम में नाप रहे हैं तब भी वो एक एटम का मास है। लेकिन एक रूल बना दिया, एटॉमिक मास जब ही कहेंगे जब हम उसे तब उसे एटॉमिक मास कहेंगे, वरना मास ऑफ द एटम कहेंगे। अब मैं बुक में सवाल कीजिए, पहली जो किताब थी उसमें सवाल कि मास दे रखा है ग्राम में और सवाल लिखा है एटॉमिक मास निकालो। एक एटम का मास ग्राम में दे रखा है और सवाल क्या है कि एटॉमिक मास निकालो। तो भाई जब एक एटम का मास दे रखा है उसी को एटॉमिक मास कह दो। वहां सवाल दे रखा है निकालो, तो निकाल दो, वही चीज जाएगी जो कैलकुलेट करनी है। तो वो क्यों कहा, वो क्यों आया? क्योंकि वो जो एटम का मास था ग्राम में उसको हम एटम मास ऑफ द एटम तो कह सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास
वो कैसे निकलेगा, उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, अभी हम उसमें नहीं आ रहे, अभी तो हम नहीं रखते। अब ये सारी डेफिनेशन है आपकी आसान हो जाएंगी अगर ये क्लियर होगी। यहाँ आपके की मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट्स, mass of a what is formula unit, mass of 1 unit, x 1 unit which is expressed by its formula। कौन सा यूनिट जो फॉर्मूले से एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट्स। मास ऑफ एन आयन एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट, सारे के सारे। एक आयन का मास कार्बन यूनिट में आएगा उसे आयनिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल का मास कार्बन यूनिट में आएगा उसे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब इसको थोड़ा एलिब्रेट कर रहा है और इसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे आगे। अगली बात तो डेफिनेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब इसको थोड़ा और डिटेल में तो आगे चल के आप पढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम कंपेयर करके निकालना है किसी चीज से, एमक्यू से कंपेयर करते हैं, जैसे डेंसिटी को डेंसिटी से कंपेयर करा, तो क्या कहा हमने, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेशन में ही फलां के रिलेशन में ये निकला, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब एटम का मास हम कंपेयर करते हैं किसी चीज से, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट उसकी क्या है, वो बेसिकली वो भी रिलेट, कोई कहेगी एटॉमिक मास डिफाइन करो तब भी वही डेफिनेशन देनी है, और रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करो तब भी वही देनी है। रिलेटिव क्यों कह रहे हैं, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे, C12 कार्बन से, उसके मास से कंपेयर कर रहे हैं, तो वी कैन कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आ गई। अब क्या है डेफिनेशन को मैं बढ़ा रहा हूं कि मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ C12 कार्बन एटम, उसके मास से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कितनी है, नंबर 2 है, 4 है, 5 है। मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द गिवन एटम कंपेयर्ड विद कौन सा कार्बन, C12, मास ऑफ द C12 कार्बन एटम। अब इसको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, whose mass is taken as 12U, whose mass is taken as, बस यहाँ रुके, इसका मास को हम 12 मान के चल रहे हैं, लेकिन इसलिए बोला है कि ये वैल्यू जो दी है 1U की 1 प्रोटॉन को, वो दी गई है, किसी मजहबी किताब में नहीं लिखी हुई थी कि भाई देखो प्रोटॉन है, इसको तुम 1U पुकारना। अब मजहबी किताब में होती तो फिर तो कंपलसरी हो जाता, फिर तो कहती थी ईश्वर ने भेजी है, खुदा ने भेजी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये वैल्यू साइंटिस्ट ने जो इस चीज से रिलेटेड थे, उन्होंने ये वैल्यू दी, 1 प्रोटॉन को कितनी वैल्यू दी, 1U, तो टेकन इसलिए बोला है, whose mass is taken as 12U। अब इसके आगे डिटेल में जाने की जरूरत है, कोई पूछे तो बता दो कि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि वहां भी टेकन आएगा कि एक प्रोटॉन का मास 1U is taken as 1U और एक न्यूट्रॉन का मास भी is taken as 1U, इसलिए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होने से टोटल मास कितना बन जाता है, 12। कोई पूछे तो बता दो, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में देने की इसकी जरूरत नहीं। ये बात समझ में आई ना। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई वो क्या नाम है, न्यू दिल्ली कहाँ है, न्यू दिल्ली क्या है, तो आप न्यू दिल्ली बताओगे जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप ये बताने लग जाओ तो वो इंडिया कहाँ पर है जी, भाई इंडिया एशिया के अंदर है, एशिया कहाँ पर है ये बताने की जरूरत है, कोई पूछे तो बता दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन व्हिच यू कैन नोट डाउन। क्या है वो कि मास ऑफ एटॉमिक मास इज द मास ऑफ ए गिवन एटम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। गिवन एटम इसलिए कह रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम की मास की बात कर रहे हैं तो उसको हम यूज करेंगे। इट इज द मास ऑफ ए गिवन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ, कंपेयर्ड विद द मास को मास से कंपेयर करेंगे, कंपेयर्ड विद द मास ऑफ C12 कार्बन एटम whose mass is taken as 12U। आगे बात समझ में, ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई, आप यूं समझ लो, सारी आ गई समझ में। तो तरीका वो है कि इसमें एक चीज से सब समझ में आ जाए, कैसे, अब तो लोग बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्केल द मास ऑफ, क्या नाम है, सल्फर इज कितना निकला, 32U। मास ऑफ, क्या नाम है, हीलियम निकला कितना, 4U, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लिथियम का 7 निकला, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का कितना निकला, 16।
जो नॉर्मल ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आएगी क्या? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास? सिंपल वे, इट इज द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट। आसान तरीका। एक डिटेल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद मास ऑफ ए C12 कार्बन एटम whose mass is taken as 12U। कितना आसान है? आसान है ना? मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन बता दो क्या होगी? मास ऑफ ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। मास ऑफ ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। लेकिन इन कार्बन यूनिट्स वो तो जनरल बात होगी, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो क्या कहेंगे? मास ऑफ ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एक्सप्रेस विद बेस वही रहेगा, कंपेयर्ड विद C12 कार्बन एटम whose mass is taken as 12U। हो गया ना सर? आयोनिक फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन होगी मास ऑफ वन यूनिट ऑफ ए कंपाउंड which is expressed by its formula, which is expressed by its, तो मॉलिक्यूल में जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर्मूला यूनिट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, और अगर कर सकता है तो वो मॉलिक्यूल भी कहलाएगा, वरना खाली फॉर्मूला यूनिट नहीं। द मास ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए, आगे क्या बोलेंगे? which mass of a particle of a compound expressed with its with the formula mass of the particle of a compound which is expressed by its formula which contain as for you, और थोड़ा करेंगे which contain as many atom or ions as expressed by its formula। and अभी खत्म नहीं हुआ, and वही ऊपर जाएगी, and this mass is compared with the mass C12 कार्बन, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? with the mass of C12 कार्बन whose mass is taken as 12U। तो ये तो फॉर्मूला इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट इज द मास ऑफ ए क्या नाम है पार्टिकल, मास ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड व्हिच कंटेन एज मेनी एटम और आयंस एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फॉर्मूला, ताकि फॉर्मूला यूनिट कंपेयर हो जाए। एंड इट इज एक्सप्रेस and it is compared with the mass of C12 carbon atom whose mass is taken as 12। आगे आप आगे लिख सकते हैं कि मास ऑफ ए मॉलिक्यूल और मास ऑफ द फॉर्मूला यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द एटम और आयन प्रेजेंट इन। अगर उसमें दो एटम है तो दोनों का मास ऐड कर दो। भाई आपके पास एक छोटा सा डिब्बा है जिसका मास नहीं जीबी है, उसमें आपने 2-2 किलो के 3 पैकेट रख दिए, तो आप मास नहीं निकाल सकते कितना होगा उस डिब्बे का पैकेट मास। भाई 2-2 किलो के 3 रखें कितना मास होगा? 6। अगर आपने एक 2 केजी का पैकेट है, एक 3 केजी का पैकेट है, एक 1 केजी, एक 4 केजी का पैकेट है, तो टोटल मास कितना होगा? बोलो 9 कितना होगा? तो एक जो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट होता है वो एक तरह का पैकेट की तरह है। अब उसमें जितना उनके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल है उनका जितना मास होगा वो सब मिला के उस पार्टिकल मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास भी कहलाता है, फॉर्मूला यूनिट मास भी कहलाता है, क्योंकि जो पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी कहलाता है ना। और उसको फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं क्योंकि उसमें उतने एटम्स हैं जितने फॉर्मूले में इंडिकेट किए गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो मास कितना होगा? एक कार्बन एटम का मास होगा और 2 ऑक्सीजन एटम का मास। एक कार्बन एटम का मास कितना है जो हम मान के चलते हैं, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 into 16 हो जाएगा। तो टोटल मास कितना बन जाएगा? 44 U। यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। अब हम जो एटम का मास एटम के कार्बन यूनिट से यूज करके निकालेंगे तो हमारा यूनिट क्या होगा? हमेशा U होगा। पहले M था अब U होगा।
आइए ना समझ में तो भाई इसका मास कैसे निकाला, आगे से सवाल है, आपको फॉर्मूला दे देंगे इसका मास, इसका फॉर्मूला लिमिट मास बताओ, तो इसी तरह ऐड कर देंगे ब्रेक करके। अब ये समझ में क्लियर हो गई बात ये। तो फॉर्मूला लिमिट का मास क्या हुआ, इट इज द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सप्रेस ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस which contain as many atom or ion as expressed in its as given in its formula, and this mass is compared with the mass of C12 carbon atom whose mass is taken as, ये जरूर बताना। आयनिक मास की डेफिनेशन बताइए क्या होगा, ये mass of an ion whose compared with mass of C12 carbon atom whose mass is taken as, ये होगा ना सारे याद, मैंने कहा था कि ये याद हो गए तो सारे याद हो गए, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब तुमने लिख दिया जी मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन कार्बन यूनिट्स, ये सही है, लेकिन आई डोंट नो आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या वो इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरी डेफिनेशन क्यों नहीं थी। वैसे तो मैं अगर मैं हूँ तो मैं तो नंबर दे दूंगा, तो बात सही है। अब जो अंडरस्टैंडिंग में कोई यहाँ तक आपकी समझ में आ गया तो क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, कितने मिनट